नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। आज हम पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। हमने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनको 4 भागों में बांटा गया है: मरुस्थल, हाड़ौती, अरावली और मैदान। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मरुस्थल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान का मरुस्थल। शुरुआत करते हैं मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल बात करूं मैं मरुस्थल के बारे में। जो राजस्थान में जो मरुस्थल है वो है उत्तर पश्चिम की तरफ, तो इसे हम कहेंगे राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उत्तरी पश्चिमी का मरुस्थल, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। उत्तर पश्चिम के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये जो मरुस्थल है इसे कहते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल इसे कहेंगे थार का मरुस्थल। और हम जो बात करेंगे, जो लगभग ज्यादातर हिस्सा पड़ता है इस मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का लगभग 90% जो भाग है वो हमारे भारत में पड़ता है। इसलिए हम इसे कहेंगे ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहेंगे। लगभग 90% जो भाग है इसका भारत में पड़ता है। और हम इसके अगर निर्माण काल की बात करें, निर्माण काल, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ट्रेसरी काल में। इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ट्रेसरी काल में, ट्रेसरी व प्लीस्टोसीन काल में। इसका जो निर्माण का जो हुआ है वो निर्माण हुआ है ट्रेसरी व प्लीस्टोसीन काल में। और मैं अगर इस विस्तार की बात करें, हम इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार की बात करें तो लगभग इसका जो विस्तार है, अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर। इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। और हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। और हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है 200 से 300 मीटर। ये तो रही इसके विस्तार के बारे में। आगे जो हम बात करें तो इसका विस्तार है वो लंबाई जो है इसकी 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, और जो इसकी लगभग औसत ऊंचाई है वो है 200 से 300 मीटर में। आगे जो बात करें हम मरुस्थल के ढाल के बारे में। मरुस्थल का ढाल, तो इसका जो ढाल है वो है इस तरह से। ये रही उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। तो इसका मरुस्थल है वो इस तरह से उत्तर से पूर्व की ओर चलते हुए दक्षिण से पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है। तो इसका हम मरुस्थल की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है इसका मरुस्थल की जो क्या है ढाल है। आगे जो हम बात करें इसका विस्तार की बात करें तो ये भारत के कुल 4 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो है राजस्थान में लगभग इसका जो प्रतिशत है वो लगभग 62% हिस्सा है वो राजस्थान में लगता है थार का मरुस्थल। और हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगभग 20% जो थार का मरुस्थल हिस्सा है वो 20% हिस्सा गुजरात में है। और कुछ हिस्सा जो है वो हरियाणा में है और कुछ जो हिस्सा है वो पंजाब में है। हरियाणा और पंजाब को अगर माने तो लगभग 9% जो हिस्सा है वो हरियाणा और पंजाब में है थार के मरुस्थल का। इस तरह से ये रहा थार का मरुस्थल। आगे जो हम बात करें तो थार के मरुस्थल के बारे में, तो हम थार के मरुस्थल को 2 भाग में बांटेंगे। थार का जो मरुस्थल है इसको 2 भाग में बांटेंगे। अपना जो मरुस्थल है उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। मरुस्थल
शुष्क मरुस्थल की बात करूं मैं तो जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, शुष्क मरुस्थल कहेंगे। और जहां 25 से 50 के बीच में जहां वर्षा होगी उसे हम 25 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा होगी उसे हम अर्धशुष्क मरुस्थल कहेंगे। इस तरह से ये जो शुष्क मरुस्थल है और अर्धशुष्क मरुस्थल है। अब जो हम बात करें इस शुष्क मरुस्थल के बारे में तो इसे हम दो भाग में बांटेंगे। शुष्क मरुस्थल को दो भाग में बांटेंगे। एक जो शुष्क मरुस्थल है वो है उसका नाम देंगे हम, एक शुष्क मरुस्थल को दो भाग में बांटेंगे। एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा है वो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश क्या होते हैं, बालुका स्तूप किसे कहते हैं, हम बात करेंगे इन बालुका जो स्तूप है इसके बारे में। तो जब पवनें चलती है, पवनों के चलने से जब मिट्टी होती है उसका जो कई बार क्या होता है मिट्टी का जमाव और कई बार मिट्टी का जो निक्षेपण होता है उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है उसे हम क्या कहेंगे, बालुका स्तूप कहेंगे। तो पवनों के चलने से मिट्टी का जमाव व निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति को बालुका स्तूप कहते हैं। जो पवनें चलती है उसके द्वारा जो मिट्टी का जमाव और निक्षेपण होता है उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है उसे हम क्या कहेंगे, बालुका स्तूप कहेंगे। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं हमादा। बालुका स्तूप मुक्त है, इसे हमादा कहते हैं। और ये जो हमादा क्या होता है, जो पथरीला यानी कि चट्टानी व पथरीला मरुस्थल है, चट्टानी में पथरीला मरुस्थल है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हमादा या फिर बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, क्योंकि वो मरुस्थल है वो चट्टानी या पथरीला होगा। आगे जो हम बात करेंगे जो हमादा है ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसकी ज्यादातर अवशेष है, इसके हमादा है या चट्टानी जो मरुस्थल है वो है जैसलमेर में है, जोधपुर में और एक बाड़मेर में। जो जोधपुर में जो स्थान है वहां पोखरण लोद्रवा और कहा रामगढ़ में। यहाँ जो है वो है हमारा हमादा या पथरीला और चट्टानी जो मरुस्थल है या बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में है। और ये जो बाकी बचते हैं इसके अलावा वो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है। अब जो हम बात करेंगे वो कर देंगे बालुका स्तूप युक्त जो प्रदेश है उनमें जो बालुका स्तूप के प्रकार हैं उनके बारे में।